गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज देखेंगे भारत का भूगोल, सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, प्रजाति और जनजातियाँ। देखिए मैंने ना इसका जो भी है जितने वीडियोस बनते हैं सब वीडियोस इसका बना रखा है पूरे कॉस्मोस पब्लिकेशन एनसीईआरटी का, और वो सारे के सारे है ना आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मैं देखूंगा अगर संभव हुआ तो मैं उन सब को जो है ना यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उन लिंक्स को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय से देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है, परंतु इसकी देखें हम लोग ऑप्शन से हम लोग देखें तो संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या है इसकी। भारत विस्तृत है। तो देखिए ये ए और बी तो कहीं मैच नहीं कर रहा, सी और डी को देख लेते हैं। तो देखिए ये विस्तृत है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर के बीच में, ये ज़्यादा सटीक उत्तर है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है? तो देखिए सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है ना वो राजस्थान से होकर भी गुजरता है। आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए झारखंड होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये 8 क्षेत्र से होकर गुजरती है। 8 राज्य का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। एक फार्मूला भी है उसका, मित्र पर गमछा झाड़, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप, मेरी यही सलाह है कि आप जो है ना उसको मैप देख करके उसको देखें। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर सबसे कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता कर्क रेखा के निकट है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये देखिए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर जो है ना ये भारत को लगभग जो है 2 बराबर भागों में बांट देता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिल्ली में अधिकतम होगी जून माह में दिन की अवधि। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? देखिए 2 घंटे का अंतर है। हम लोग पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे, 2 घंटे का अंतर हमें पता चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? इसको देखें तो यह है रीवा निकटतम है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। ये हो जाएगा 10:38 पूर्वाह्न हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ये हो जाएगा 2:30 हो जाएगा, 14:30 इसका जो है उत्तर आपको दिखेगा। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। देखिए महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से होकर गुजरती है, नैनी के पास से।
निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद नैनी के पास से लिया जाता है ये। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। ये पाया जाता है 5.5 घंटे का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात में कांडा में सूर्योदय किस पर होगा? मोटा मोटी हम लोग देख लें तो थोड़ा सा फर्क 2 घंटे का है, तो 7 बजे के करीब होगा वो। भारत के सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है तो यह है इंदिरा पॉइंट पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ये बड़ा निकोबार में पड़ता है ये। इसको अगर सबको देखें तो दक्षिणतम बिंदु जो होता है ना वो बड़ा निकोबार में पड़ता है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अभी भी बताया, बड़ा निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ये देखिए, लखनऊ है। लखनऊ सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? देखिए, अभी देखें तो मैप से भी देख लीजिए, मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है बांग्लादेश से। बाकी त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की पड़ती है। त्रिपुरा तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। देखिए, बांग्लादेश की सीमा से लगता है मेघालय, असम, असोम भी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? देखिए, मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? देखिए, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, ये सब जो है ना पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल के पड़ोसी राज्य भारतीय राज्यों का युग्म है। तो देखिए, सिक्किम और बिहार, ठीक है ना। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म हो गया तो सिक्किम और बिहार में है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ये रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच की जो रेखा होगी ना अभी, उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, ये 3 रेखा है जो भारत को उसके पड़ोसी देशों से अलग करती है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफ़गानिस्तान के साथ। 106 किलोमीटर बॉर्डर लगती है भारत और अफ़गानिस्तान की, लेकिन दरअसल उस पर POK में चला गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान की रेखा है रेड क्लिफ रेखा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य से ये अलग होता है भारत श्रीलंका के साथ। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ये मिलती है सिक्किम की। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं?
त्रिपुरा के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब बात करते हैं भौतिक विभाजन की। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो ये सरका है उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं इसको। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। वृहत हिमालय श्रेणी जो है वो प्राचीनतम श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? भाबर कहा जाता है इसको। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, ये शिवालिक है। फुटहिल्स ऑफ हिमालय शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, ये हुआ सेनोजोइक काल में, ये हुआ था निर्माण। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, तो देखिए 850 से 1200 मीटर के मध्य ये ऊंचाई है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है ये। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। हिमालय की जो श्रेणियां हैं उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल का हिस्सा रही हैं ये। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है मध्य हिमालय। शिवालिक है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज है। शिवालिक का पार्ट है ना, बिहार तक आ जाता है वो। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? यह है शिवालिक। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है, ये कम होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो यह है पटकोई श्रेणियाँ। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? लद्दाख का पठार जो है ना, अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन पे दुर्भाग्य से चाइना का कब्जा है, लेकिन वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, तो ये वन है प्रमुख संसाधन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई। हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय जो है ना मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य हिमालय में ही सभी प्रमुख चोटियां हैं, तो आप उसको पर्यायवाची समझ सकते हैं उसको। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय कंपैरेटिवली काफ़ी नया पर्वत है। अरावली श्रेणियाँ, अरावली रेंजेज की अनुमानित आयु है, तो ये 570 मिलियन वर्ष है ये। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो ये है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है अनाईमुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, ये स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ वहाँ अवस्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है
तो वह है तमिलनाडु। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो यह है अजंता। एक ही राज्य में फैली हुई है अजंता। बाकी अरावली 4 स्टेट्स में, सतपुड़ा, सह्याद्री, वो भी कई एक से अधिक राज्यों में है ये सब। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह हैं, तो वह केरल एवं तमिलनाडु है वो। सेवड़ाई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है तमिलनाडु में। सेवड़ाई पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? मांडव पहाड़ियाँ नहीं स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये है नेपाल में। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है? सागरमाथा बोलते हैं नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यह है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है ना, ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, है ना, K2 कंचनजंगा। चलिए आगे देखते हैं। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। अगर गढ़वाल भी होता तो समस्या होती। उत्तराखंड में है दो क्षेत्र, कुमाऊं और गढ़वाल। तो यह कुमाऊं हिमालय का भाग है, सीधा दिया हुआ है, कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। अभी अभी मैंने बताया नंदा देवी उत्तराखंड में है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये है राजस्थान में। चलिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई आप जो है ना, मतलब बिल्कुल सीधा डायरेक्ट ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ और बातें नहीं बोलते हैं। तो देखिए, मैं इसको रिवीजन के हिसाब से बोलता हूँ। मजाक की बात भी करूँगा तो रिवीजन के टाइम में क्या होगा ना कि ये सब बोरिंग लगने लगेगा। तो चलिए, मजाक थोड़ा लास्ट में करेंगे, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना क्लासेस के बाद थोड़ी काम की बात बताऊँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? यह है गुरु शिखर। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो यह गोसाई थान भारत में अवस्थित नहीं है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, तो यह है धौलाधर तथा पीर पंजाल। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? यह है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये देखिए, नाथुला दर्रा है सिक्किम में। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? देखिए, लिपू लेक उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है, यह है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा स्थित है, यह उत्तराखंड में है माना दर्रा। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? गंगोत्री है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, अभी का चर्चाओं में भी है ये। मेघालय का पठार भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है ये। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, ये पैलोजोइक महाकल्प में ये निर्मित हुए थे ये।
छोटा नागपुर पठार। एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार क्या है? तो एक अग्र गंभीर है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? यह है मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में जो पड़ता है दंडकारण्य एरिया, आजकल काफ़ी चर्चाओं में है, खास करके एमसीसी गतिविधियों के कारण भी ये क्षेत्र जो है चर्चाओं में रहता है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? ये मध्यवर्ती भाग है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? देखिए, चेन्नई तट से नापा जाता है। ये भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार है। तट से 12 समुद्री मील तक जो है प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,517 किलोमीटर, इससे अधिक है, 0.6 कर लीजिए यहाँ पे। लगभग ये ठीक है, 6 नहीं करते हैं, ठीक है ये। और कई बार ये भी पूछ देते हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच की जो कोस्टल एरिया है उसकी लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है, वो 6100 किलोमीटर। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात का सबसे अधिक लंबा है। किसका? गुजरात का। दक्षिण भारत में किसका सबसे लंबा है? दक्षिण भारत को हम लोग देखेंगे तो सबसे लंबा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और उत्तर भारत में तो गुजरात का। और समूचे भारत की बात करें तो गुजरात का सबसे बड़ा है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य लगे हैं। और हिमालय से कितने राज्य लगे हैं? 10 राज्य लगे हैं। एक का फर्क है, 10 हिमालय से, 9 समुद्र से। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। हिंद महासागर को रत्नाकर कहा जाता था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, ये कोरोमंडल तट बोलते हैं। कोरोमंडल ट्रेन भी जाती है जो कि आंध्र प्रदेश जाती है वो, तो इस हिसाब से भी मैंने इसको याद रखा था उस समय में। निम्नलिखित में से किसे केप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को केप कैमोरिन के नाम से जानते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? यह है सैडल पीक, सबसे ऊंची है सैडल पीक। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है अंडमान व निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 222 द्वीप हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में है बैरन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, यह है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु शुरू होता है, धनुषकोडी से ये शुरू होता है राम सेतु। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में है लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? देखिए, लक्षद्वीप जो है ना एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में है लक्षद्वीप टापू। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। मतलब बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर जिन लोगों ने भी थोड़ा भी पढ़ा होगा उन सबको ध्यान होगा कि कितना आसान है ये, मतलब भारत का ज्योग्राफी। चलिए इसको देखिए कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो यह है मिनिकॉय।
निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? यह है रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, यह है मुंबई में। मुंबई जो है ना, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है, बड़ा नगर मान लीजिए इसको, ठीक है। कोड़ी क्रीक स्थित है, कोड़ी क्रीक है कच्छ के रन में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भाई भारत पाकिस्तान, इनका जन्म ही हुआ है पाकिस्तान का भारत से लड़ने के लिए। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को देखें, लातूर किस प्रांत में है? लातूर है महाराष्ट्र में। पाट अंचल अवस्थित है, ये है झारखंड में है। पाट अंचल कहाँ है? ये झारखंड में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को बोलते हैं भारत का कोहिनूर। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद, सिल्ट से बंधे अपतृण, वीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों यानी फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, फोमिड कहते हैं उनको, है ना। काफ़ी बढ़िया आपको दिखेगा, मतलब मैंने इसका जो वीडियो देखा था ना, एकदम बहुत कमाल का है। फोमिड करके भी खोजिएगा, आपको मिल जाएगा वो। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भाई कर्नाटक, बेंगलोर है सिलिकॉन सिटी। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, बेंगलुरु में है। भाई एकदम सिंपल सा, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, कहाँ बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो पंजाब का भाग नहीं सम्मिलित है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तमिलनाडु का सबसे कम है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? सबसे छोटा है उत्तराखंड क्षेत्रफल में। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्र में 12वां राज्य है, ये है बिहार। 12वां है अभी, जम्मू कश्मीर के अलग होने से पहले ये 13वां था। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7, है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा मैप में भी। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? देखिए बेंगलुरु की अधिकतम है, दिल्ली, नागपुर, जोधपुर वगैरह सबसे। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी? देखिए पहले उसकी राजधानी थी कर्नूल। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, बहुत जिले हैं वहाँ पे। जिलों की संख्या एक और कमेंट बॉक्स में बताइए। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कई सारी राजधानियों से, जैसे कि असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन कई लोग गुवाहाटी बोलने लग जाते हैं। गुजरात की राजधानी जो है ना, वो गांधीनगर है, लेकिन कई लोग जो है ना अहमदाबाद जैसे बोलने लग जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है?
राजस्थान की राजधानी जयपुर, एकदम सिंपल। ऐसे आसान प्रश्न भी कई बार आएंगे एग्जामिनेशन में। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की। निम्न में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? देखिए, सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, यानी वेल प्लान्ड सिटी नहीं जिसको कहा जाएगा, तो ये कौन है? गांधीनगर को बसाया गया था एकदम तरीके से, चंडीगढ़ को, भुवनेश्वर को भी, बेंगलुरु को नहीं बसाया गया था। सुनियोजित नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8 राज्य हैं केंद्र शासित। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। त्रिपुरा नहीं है केंद्र शासित क्षेत्र। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। लेट राजधानी है ना? लेट राजधानी कौन सा है इसमें से? हाँ, लद्दाख की सबसे लेट राजधानी है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा नहीं है। गोवा की राजधानी पणजी है, ये फुल स्टेट है ये। अब प्रजाति की बात करते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? मंगोलाइड पाए जाते हैं उस क्षेत्र में। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? यह है संथाल। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह है असम का श्वेतभव गैबन है, जो ये मानववाभ कपि पाया जाता है, यही है ये असम का श्वेतभव गिबन जो है ना, ये मानवाभ कपि इसी को बोलते हैं। जनजातियां की बात करें, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? देखिए, थारू जो है ना, दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। थारू उत्तराखंड में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो यह है गद्दी। गद्दी लोग निवासी हैं, हिमाचल प्रदेश के ये निवासी हैं। तो चलिए, अभी हम लोग फिर आगे थोड़े समय के बाद ही एक दूसरा सेट और लेंगे। ज्योग्राफी के कुछ और सेट्स को करेंगे। इतने सेट्स को कर जाएंगे ना कि वहीं से आपको सीधा एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए, फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। एक बात मैं बताने वाला था। अब जो कि क्लास ख़त्म हो गई है तो भाई आप लोग बंद कर दीजिए अब चाहे तो। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी उत्तराखंड की, तो वो मुझे हमेशा बोलती थी चलने के लिए। वो मुझे घुमाने वाली थी, सारा खर्चा उसी का होता। वो मुझे पूरा उत्तराखंड दिखाती। लेकिन वो अलग बात है कि अपनी व्यस्तताओं के कारण मैं कभी जा नहीं पाया। उसने जिद बहुत की थी, बहुत बार मेरे से बोला था उत्तराखंड चलने के लिए, लेकिन मैं गया नहीं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।